जी रोनुदा, आपके लिए संगीत क्या है? संगीत मेरे लिए सब कुछ है। संगीत मेरा जीवन है और संगीत के बिना मुझे लगता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है और संगीत के बिना ये पूरा जीवन अधूरा है। संगीत से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। और ऐसा लगता है कि संगीत के बिना ये पूरा जो पूरी दुनिया जो है ये शून्य की तरह है, मुझे लगता है। तो बांसुरी वादन का हिंदुस्तानी संगीत में क्या स्थान है? बांसुरी वादन का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में पंडित पन्नालाल घोष से पहले कोई स्थान नहीं था और ये फोक वाद्य, लोक संगीत का वाद्य माना जाता था। गांव में गाय चराने वाले बांसुरी बजाया करते थे और एक धार्मिक वाद्य भी इसको मानते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पूरी दुनिया में लोग इसको मानते हैं। भगवान कृष्ण के साथ इस वाद्य का बहुत ही गहरा नाता है और बहुत छोटी बांसुरी बजती थी फोक म्यूज़िक में गांव में, तो इसको इस बड़ी बांसुरी का शेप जो है, ये शेप दिया है पंडित पन्नालाल घोष ने। उन्होंने इस बांसुरी के बारे में सोचा और सबसे पहले क्लासिकल उन्होंने बजाया और सबसे पहला लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड जो है वो उनका निकला, आज़ादी से भी पहले। जूम इन करने वाला। आपके मैहर घराने के बारे में कुछ बताइए रोनुदा। मैहर घराना तो प्योरिटी के लिए जाना जाता है और हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में मैहर घराने का बहुत बड़ा स्थान है। बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने इसकी शुरुआत की क्योंकि वो मैहर में रहते थे। उसके बाद उन्होंने पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, निखिल बैनर्जी, इन सब को सिखाया और उसके बाद मेरे गुरुजी ने उस घराने से सीखा। मैहर घराने से आज हिंदुस्तान में जितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उसमें 90% आपको मैहर घराने से मिलेंगे और मैहर घराने में आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मिलेंगे उसमें सब लोगों के बजाने में रागों की शुद्धता और ताल की गरिमा, ये दोनों का बड़ा अच्छा मेल जोल देखने को मिलता है। आपका उसमें क्या योगदान रहा है? मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तो बहुत करना बाकी है, मगर मैंने गायकी अंग और तंत्रकारी, जो कि इंस्ट्रूमेंटल अंग माना जाता है, इन दोनों को मिलाने का प्रयास किया है मैंने। आलाप पोर्शन में जो बिगनिंग में होता है उसमें मैंने बहुत ही गायकी और बहुत मिठास का ध्यान रखते हुए बजाता हूँ और जब तबला आ जाता है, जब कंपोजिशन बजता है, गत बजता है, तब मैं इंस्ट्रूमेंटल अंग से लयकारी और छंदकारी का काम करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मैंने, और काफ़ी फ्लूट के लिमिटेशन पे भी मैंने काफ़ी काम किया है, जैसे कि ये छोटी फिंगर से मैं काफ़ी मीन निकालता हूँ और काफ़ी अलग अलग तरह का तान जो कि सितार में बजता है वो भी मैंने बांसुरी में बजाने का प्रयास किया है। क्या क्या लिमिटेशंस रही फ्लूट की? फ्लूट में काफ़ी गहरे राग जैसे कि दरबारी कानड़ा और राग भीम है, परमेश्वरी, ये सब राग नहीं बजते थे। तो दरबारी वैसे पन्ना बाबू ने काफ़ी बजाया है, मगर परमेश्वरी को मैंने पहली बार मैग्ना साउंड के लिए रिकॉर्ड किया और उसके लिए मैंने शंख बांसुरी जो कि नीचे के ऑक्टेव तक जाता है उसका भी मैंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी सारा लिमिटेशन मैंने पार किया है और भी करूँगा। कौन सी फ्लूट जब आप बजाते हैं, बांसुरी जब बजाते हैं, कौन सी वो चीज़, कैसे आपको सबसे चरम शिखर पर आनंद के आप कब रहते हैं? जब मुझे लगता है कि मुझे आत्मिक सुख मिल रहा है और जो संगीत मैं बजा रहा हूँ, जो सुर मैं छेड़ रहा हूँ, जिन रागों को मैं बजा रहा हूँ, उसमें ऑडियंस के साथ साथ मेरे मन को भी जब प्रसन्नता मिलती है, जब मेरा स्वर और मेरा मन और ऑडियंस सब एक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे चरम शांति मिल रही है और उससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। उसके लिए रियाज आप कब, कहाँ, कैसे करते हैं? देखिए, रियाज के लिए तो कोई वक्त नहीं होता है, जब भी आप रियाज करें वो बहुत अच्छा वक्त माना जाता है, मगर सुबह का जो 4-5 घंटे का जो रियाज है उसको हम लोग जारी रखते हैं और बहुत साल तक मैंने बहुत रियाज किया और रात को भी जब भी वक्त मिला,
जब भी कोई नया मुझे एक्सपेरिमेंट करना है या नई कोई बात बजानी है तो मैं रात को बैठता हूँ, तो सारी सारी रात कभी कभी एक एक तान निकालने में चला जाता है। जब फिंगर की तान मैंने पहली बार में कोशिश कर रहा था तब मैंने बहुत रात तक सोया नहीं, तो उस तान की एक छोटी सी झलक मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक छंद का काम है और पूरा तान फिंगर से बज रहा है, तो अंगुलियों में वो स्पीड लाना और वो लय लय का आभास होना, तो इसमें काफ़ी वक्त लगा मुझे। और अब मुझे लगता है कि ये तान गायकी और सितार की तरह आ रहा है। कैसे, क्या वो चीजें होती है जो मेलनकोली जैसे हैं, दुख बांसुरी में अगर आएगा तो वो कैसे आता है? अगर आप सेलिब्रेशन का मूड लाना है, आपको फेस्टिवल का मूड लाना है, तो आप कैसे शिफ्ट करते हैं वो मूड? वो तो आपके म्यूजिक, जो संगीत आप कैसे स्वर आप चुनते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक राग एक एक रस के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय संगीत में नव रस होता है। देश राग जो है वो खुशी का प्रतीक है और उसमें रोमांस है, और आभोगी है, पीलू है, ये विरह रास का राग है। इसमें सैडनेस, पैथोस, ये इस मूड को ये मूड इस राग से प्रज्वलित होता है। तो मैं समझता हूँ कि, और बांसुरी में एक सुविधा और भी है कि इसके जो साइज होता है उससे भी, टोन से भी काफ़ी प्रभावित होता है मूड। जैसे कि छोटी बांसुरी में जब बजता है तान तो उसमें एक खुशी का वातावरण बनता है, और बड़ी बांसुरी में धीमे स्वरों को और जो कि पीलू जैसे राग हैं उसमें विरह रस का वातावरण बनता है। देखिए, पीलू का एक छोटा सा पीस में बजा रहा हूँ, उसके स्वर देखिए ऐसे हैं कि अपने आप वातावरण कैसे बनता है। तो ये एक लोन सम मेमोरीज, लोनलीनेस का आभास होता है इस राग से। उसी तरह आप जब देश बजाएंगे तो सेलिब्रेशन होता है। कैसे हो सकता है? अब देखिए, इसी बांसुरी में मैं ले रहा हूँ, छोटी बांसुरी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्वर कैसा कैसा जादू ला सकता है। देखिए, जो मतलब आप अपने जो सुनने वाले होते हैं, जो ऑडियंस होता है, वो और आप में कैसे रिलेशन पैदा करते हैं? मुझे लगता है कि जब भी कोई कलाकार दिल से बजाए तो वो दिल की आवाज़ दिल तक जरूर पहुंचती है। उसमें ऑडियंस को ज़रूरत नहीं है कि वो राग को समझे या यमन राग को आनंद लेने के लिए यमन राग सीखें, उसका ज़रूरत नहीं। उस राग में अगर आत्मा हो और उसको अगर बहुत दिल से बजाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर पब्लिक तक पहुंचता है, और मैं वही करता हूँ। मैंने बहुत सारे पॉप म्यूज़िक के प्रोग्राम और एटमॉस्फेयर में भी मैंने बजाया प्योर राग, और लोगों ने उसका आनंद लिया। तो मुझे लगता है कि जब भी उसमें भावना की कमी होगी तो वो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकती। फीलिंग्स होना चाहिए बजाने में, सच्चाई होनी चाहिए, तो वो लोगों तक ज़रूर पहुंचता है। वक्त लगता है, मगर क्लासिकल म्यूज़िक में ये बात है कि लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो आप जो लोगों के लिए, जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो करते हैं,
उसमें से आपको कुछ हटके करना पड़ता है, आप अपने जो आप जो पसंद करते हो उससे? कमर्शियली ये होता है कि कई बार ऑडियंस ऐसी भी होती है कि तबले के साथ सवाल जवाब, जुगलबंदी ये सब पसंद करते हैं। समय बदल रहा है, तो ये बदलाव क्लासिकल म्यूजिक में भी आ रहा है। पहले बहुत सोलोज होते थे, आजकल डुएट होता है, ट्रायो होता है, बहुत सारे वेस्टर्न म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशंस होता है। आपने देखा शक्ति में जाकिर भाई, एल शंकर, जॉन मैक्लॉक्लिन, ये सब। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इससे क्लासिकल म्यूजिक का फायदा होगा, क्लासिकल म्यूजिक भी लोगों तक पहुंचेगा। तो जो आज के यंग जनरेशन है वो भी इसी बहाने क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए रागों की शुद्धता के साथ, जो मैंने कभी नहीं किया। और मुझे इतनी खुशी है कि जब मैंने हॉलीवुड की फिल्म प्राइमरी कलर्स में मेरा म्यूजिकल पीस लिया गया, तब भी मैंने राग बजाया उसमें, वर्ल्ड फेमस गिटारिस्ट राय कूडर के साथ, और ग्रैमी नॉमिनेशन भी हुआ मुझे। मगर मैंने सब जगह अपने क्लासिकल म्यूज़िक को ज़िंदा रखा। और फ्यूजन जो कि ईस्ट एंड वेस्ट को मिलाना, उसमें भी मैंने, क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक भी मैंने सीखा है, तो जब भी मैंने कोलैबोरेशन किया तो रागों की शुद्धता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं किया। What role does a musician play in changing the trends of this society? We always believe that music is the best language to speak. जहाँ भाषा भी नहीं पहुंच सकती वहाँ म्यूजिक पहुंच सकता है। तो इस सोसाइटी के लिए आज जो आपस में एकता की जो कमी है, जिस वजह से हम लोग हर क्षेत्र में मार खा रहे हैं, उसमें संगीत ही एक ऐसा एक माध्यम है कि जिससे हम लोग सबको एक जगह पे खड़ा कर सकते हैं, एक जगह मिल सकते हैं हम सब। और मैंने देखा है कि जापान में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ की इंग्लिश भी नहीं समझते, वहाँ भी मैंने अपने स्वरों से लोगों के दिल तक मैंने लोगों के दिल को छुआ है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सोसाइटी में एकता और प्यार पैदा कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो स्वरों से ही हो सकता है, शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द जो है वो आदमी दिमाग से सुनता है और स्वर दिल को छूता है। तो संगीतकार या म्यूजिशियन वो लोगों के अंदर एकता की भावना पैदा कर सकता है। नहीं तो वैसे रहता है। रोले। हाँ जी। वंदे मातरम देखिए कितना सुंदर इसका धुन है, और राग देश में ही है, और आज भी ये धुन बजाने से या गाने से नया लगता है। ये पूरा चाहते थे आप? नहीं, ठीक है। बाय। रोलिंग। हाँ जी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मेहनत को अवार्ड के रूप में एक इनाम मिला है, और ये चौथा घनश्याम दास बिरला कला शिखर और कला किरण जो अवार्ड है पंडित राम नारायण जी को, मुझे और अनीश प्रधान को जो मिला है, मुझे बहुत खुशी है। इससे एक काम करने के लिए और एक आशा बनती है, और मैं क्लासिकल म्यूज़िक के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इसकी पॉपुलैरिटी और इसमें कभी कमी नहीं आ सकती। जो भी इसको सीखना चाहते हैं वो ज़रूर सीख सकते हैं, और बहुत ही इसमें ग्लैमर के लिए सीखना नहीं चाहिए, इसके प्यार होना चाहिए, और ये हमारे देश की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। और सब म्यूज़िक, जितनी भी तरह का संगीत हमारे देश में है, उसका जो बेस है वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। राग देश में मैं एक बंदिश बजाऊंगा। राग देश में एक बहुत सुंदर बंदिश में सुना रहा हूं,
मेरे गुरुजी का कंपोज किया हुआ है 3 ताल में। अमूल सुरभि के बारे में आप क्या सोचते हैं? सुरभि एक बहुत ही अमूल सुरभि बोल लीजिए। अमूल सुरभि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ। मेरा बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है ये। उसका कारण ये है कि सुरभि में भारतीय कल्चर और संगीत सब चीज़ों का इतना ध्यान दिया जाता है, अच्छे अच्छे कलाकारों को लाया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है और कई वर्षों से इसने अपना एक स्थान बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अमूल सुरभि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड और इसका प्रेजेंटेशन इतना सुंदर है। उसका मुख्य कारण ये है कि इसमें हर कलाकार के स्टैंडर्ड उसकी गहराई तक पहुँचते हैं और भारत के कोने कोने से ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर पेश करते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसमें खाली म्यूज़िक ही नहीं, अच्छे पेंटर्स, अच्छे एक्टर, संगीतकार, क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक, सब कलाकारों को इसमें लाकर ऑडियंस पब्लिक के सामने रखा जाता है। और सुरभि मेरा एक बहुत ही मन पसंदीदा कार्यक्रम है। ये ठीक